वो समझ आ रहा है क्लास में? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फर्स्ट ईयर? नो मैम। नो। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है प्लीज़ मेक श्योर आप तभी के तभी पूछ लो, ठीक है? अगर जैसे आज आपको जो मैम आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो? सॉरी रेनू, क्या बोल रहे हो? आप कौन सा टॉपिक्स पढ़ा रहे हो अभी? मैंने अभी सेल फिजियोलॉजी स्टार्ट किया है। सेल फिजियोलॉजी में अभी तक हमने उसके स्ट्रक्चर्स डिस्कवर किए, सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल यो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, राइट, जो बेसिक बायोलॉजी में भी आप पढ़ते हो, उसी को अभी हमने कवर किया है। उसी के ऊपर फर्दर आपकी फाउंडेशन बनती जाएगी। तो टॉपिक मैंने ऐसा ही चूज़ किया था कि अगर इसका लेट एडमिशन होता है दे कैन जस्ट गो विद अस, उनको ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी ना, उनका इतना ज़्यादा पोर्शन मिस होगा। ओके चलो 9:34 हो गया, लेट अस स्टार्ट द क्लास। पीपीटी शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू कैन सी। कैन यू ऑल सी माई स्क्रीन? स्क्रीन विजिबल है सबको? यस मैम। यस मैम। जस्ट गिव मी अ मिनट, आई गेस देयर इज अ स्टूडेंट। ओके, कल हमने कवर किया था आपके साइटोस्केलेटन, याद है सबको? वी स्टडीड अबाउट साइटोस्केलेटन, ये हमने लास्ट टॉपिक कवर किया था, जिसमें हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा था, माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड योर माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, सो साइटोस्केलेटन बताएगा फर्स्ट ईयर? फर्स्ट ईयर कल किसने क्लास ली थी वो बताएगा। साइटोस्केलेटन क्या होता है, क्या पढ़ा था कल हमने? जल्दी आंसर करो। द बैकबोन ऑफ सेल। Yes, the backbone of the cell, or in short, the system that provides the framework to the cell, जिसकी वजह से आपके सेल शेप एंड स्ट्रक्चर डिफाइन होता है या डिटरमाइन होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोस्केलेटन। आपके साइटोस्केलेटन में 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है या 3 स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज़ योर माइक्रोट्यूब्यूल्स, सेकेंड इज़ योर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स एंड थर्ड वाज योर माइक्रोफिलामेंट्स। ओके, तो इनके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल पढ़ा था, ये किससे बने होते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, ये तीनों ही आपके तीनों स्ट्रक्चर्स प्रोटीन से बने होते हैं, एंड बिकॉज ये प्रोटीन से बने हैं इसी वजह से ये आपके सेल को एक बेसिक शेप एंड साइज दे पाते हैं, ठीक है? इसीलिए दे आर कंसिडर एज साइटोस्केलेटन पार्ट ऑफ द सेल। सो वी वर डन विद दिस। आई गेस हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था फंक्शन ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स, राइट? यहाँ तक कवर कर लिया था ना फर्स्ट ईयर? यस मैम। ओके, सो मूविंग ऑन, टुडे वी विल स्टार्ट विद न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है सबको पता है? व्हाट इज़ न्यूक्लियस? सबने देखा है सेल के अंदर न्यूक्लियस, राइट? यस मैम। देखा है या नहीं देखा है? याद है सबको कैसा होता है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर? ओके, तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे। एक बार हम डायग्राम देख लेते हैं। So this blue thing over here is your nucleus, ठीक है? So we would be studying about this. Apart from it, देखो एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर्स देख लो, अभी तक हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। We have covered Golgi apparatus, ये पार्ट है Golgi apparatus. This is your rough endoplasmic reticulum. We have plasmic reticulum over here. Microtubules अभी हमने कल ही पढ़ा है, right? Then there are microfilaments. We have a cell membrane, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये फ्री फ्लोटिंग राइबोसोम्स है। इसके भी 2 टाइप्स पढ़े थे हमने, फ्री राइबोसोम्स जो आपके साइटोप्लाज्म में रहते हैं, एंड द राइबोसोम्स डेट गेट अटैच टू योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है? दूसरा टाइप था जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आकर अटैच हो जाते हैं।
वी ऑल्सो स्टडीड अबाउट लाइजोसोम्स, जिसको हम सुसाइड सेल्स भी बोलते हैं, एंड सेक्रेटरी वेसिकल्स। याद है, यही सारे हमने टॉपिक कवर किए थे अभी। फर्स्ट ईयर याद आ गई ये सारे स्ट्रक्चर जो हमने कवर किए हैं? यस मैम। ओके चलो, मूविंग स्टार्ट विद न्यूक्लियस टुडे। लास्ट हमारा यही बचा है, न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन हमने कवर कर लिया, साइटोप्लाज्म हमने कवर कर लिया, एंड द लास्ट पार्ट इज न्यूक्लियस। आज हम उसको कवर करेंगे। लेट अस सी कितना कवर कर पाते हैं आज की क्लास में। ओके, so going to the nucleus is the most prominent and largest cellular organ। आपने वहाँ पर देखा होगा उस पूरे सेल के अंदर न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन था, सबसे बड़ा ऑर्गन था। इट ऑक्यूपाइड्स, अगर वॉल्यूम की हम बात करें तो इट ऑक्यूपाइज अबाउट 10% ऑफ द टोटल वॉल्यूम। आपके सेल की टोटल वॉल्यूम का 10% पार्ट इज़ ओनली न्यूक्लियस, वो खाली न्यूक्लियस से बना हुआ है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट इन ऑल सेल्स एक्सेप्ट फॉर योर RBCs। आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिनको हम RBCs भी बोलते हैं, उसको छोड़कर हर सेल के पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। RBCs में एक चीज़ और प्रेजेंट नहीं होती है। क्या चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है RBCs में? फर्स्ट ईयर RBC में क्या प्रेजेंट नहीं होता है? एक और ऑर्गेनल, सॉरी फिर से रिपीट करो, किसने क्या बोला अभी? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, गुड। किसने आंसर किया ये? मैम मैं रेनू। रेनू, गुड रेनू। क्लास में फर्स्ट बार आए हो एंड यू हैव आंसर्ड। बाकी सब लोग क्या कर रहे हो फर्स्ट ईयर? समझ नहीं आ रहा है या दोबारा से कोई पढ़ ही नहीं रहा है इन सबको? देखो फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ ये चीज़, और आपकी जब से क्लास हो रही है मैं तब से यही चीज़ रिपीट कर रही हूँ। अगर आज जो आपने पढ़ा है उसको वापस से जाकर रिवाइज नहीं करोगे तो कुछ भी चीज़ें समझ नहीं आएंगी आगे जाकर, ठीक है? सब कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो प्लीज़ जितना टॉपिक आज आप कवर करते हो क्लास में उसको एक बार रिवाइज कर लिया करो, ठीक है? ओके, तो सेल्स विद न्यूक्लियस, जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स, और जिनके पास प्रेजेंट नहीं होता है उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। ये आपने 12th में पढ़ा होगा, राइट? अब ये न्यूक्लियस क्यों ज़रूरी होता है आपके सेल में? न्यूक्लियस का क्या ऐसा काम है जिसके लिए वो ज़रूरी है आपके सेल के लिए? इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल डिवीजन। आपका जो सेल डिवाइड होता है, माइटोसिस होता है, म्यूसिस होता है, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत है आपको? न्यूक्लियस की। मोस्ट ऑफ द सेल, ह्यूमन बॉडी की हम बात कर रहे हैं यहाँ, मोस्ट ऑफ द सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी हैव ओनली वन न्यूक्लियस। हमारी बॉडी के जो अधिकतर सेल्स हैं वहाँ पर एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जिन सेल्स के पास सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स। ओके, प्लीज़ रिमेंबर द नेम। यूनी मीन्स वन, यूनी मीन्स वन। सो यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स मीन्स जिन सेल के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है। और कुछ सेल्स हमारी बॉडी में ऐसे होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उनको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, ठीक है? मल्टी मीन्स बहुत सारे। सो मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स वो सेल होंगे जिनके पास न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। क्लियर? यूनी न्यूक्लिएटेड सेल्स एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स, क्लियर है ये सबको फर्स्ट ईयर? सी, ये जो नई टर्म्स होती है प्लीज़ ट्राई टू नोट इट डाउन। जब आप ये क्लास ले रहे होते हो तो वहाँ पर ये टर्म्स नोट डाउन कर लिया करो। मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस किस चीज़ से बना होता है? न्यूक्लियस के पास अपनी एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस के पास और भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स हैं। क्या क्या होता है वो? नियोप्लाज्म। इफ़ यू रिमेंबर, हमारे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, वैसे ही आपके न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर जो उसकी कवरिंग है उसके अंदर आपका नियोप्लाज्म प्रेजेंट है। उसके अलावा वहाँ पर क्रोमेटिन प्रेजेंट होता है एंड न्यूक्लियोलस। ये 3 स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर, ठीक है? इफ़ आई से दिस इज़ योर न्यूक्लियस, ये बाहर की आउटलाइन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर जो आपका यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होगा डेट वुड बी नियोप्लाज्म,
जैसे हमारा साइटोप्लाज्म होता है सेल में, ठीक है, एग्जैक्ट सेम वे में न्यूप्लाज्म प्रेजेंट होगा। यहीं पर आपके क्रोमेटिन प्रेजेंट होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स इनको हम बोलते हैं, और इसी के साथ आपका प्रेजेंट होता है एक छोटा सा पार्ट जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ओके, तो ये पूरा मिलकर बनाता है आपका न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करते हैं पहले। इट इज़ अ डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन एंड इट इज़ पोरस इन नेचर। पोरस मीन्स कि उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है। पोर्स इज ओपनिंग, ठीक है, छेद जिनको बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो आपकी लेयर होती है इसके अंदर बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और ये पोर्स क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि जो ये न्यूक्लियोप्लास्ट प्रेजेंट है आपके न्यूक्लियस के अंदर उसके साथ कम्युनिकेट कर पाए। मतलब अगर इसको न्यूक्लियोप्लास्ट पे कुछ भी चाहिए, ठीक है, या आपके जो साइटोप्लाज्म है वहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं वो सब आपके न्यूप्लाज्म में जा पाए, ठीक है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज अ बैरियर काम करती है, लेकिन क्योंकि ये पोरस होती है नेचर में, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, आपके साइटोप्लाज्म में जो भी चीज़ें होती हैं वो आपके न्यूप्लाज्म में एंटर कर सकती है जब भी उसको नीड होगी। पॉइंट क्लियर है ये फर्स्ट ईयर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, next point is the outer layer of nuclear membrane is continuous with endoplasmic reticulum. If you remember, हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस के पास से ही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टार्ट होता है। तो अब हमें यहाँ पे क्या पता चल गया है कि जो आपके न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसी मेम्ब्रेन से अटैच होते हुए आपका क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब वो दोनों इंटरकनेक्टेड है, आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। एक ही लेयर से आगे आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनता जा रहा है। न्यूप्लाज्म की बात करें तो न्यूप्लाज्म इज हाईली विस्कस फ्लूइड। विस्कस वर्ड इज थिक, थिक फ्लूइड, ठीक है। जैसे आपका वाटर होता है उसका अगर आप कंसिस्टेंसी देखो तो इट इज़ वाटरी, बहुत ही पतला है वो, राइट। और लेकिन अगर आप किसी कप सिरप की बात करो या इफ़ यू हैव ईटन कस्टर्ड वगैरह अगर किसी ने खाया है तो उसकी कंसिस्टेंसी वाटर से थोड़ी सी थिक होती है, राइट। तो उसी टर्म को, उसी कंसिस्टेंसी को हम क्या टर्म देते हैं, विस्कस। ओके, तो न्यूप्लाज्म इज़ हाईली विस्कस, मतलब बहुत थिक फ्लूइड होता है that forms the ground substance of the nucleus. It is similar to the cytoplasm present outside the nucleus. इसकी हम बात कर चुके हैं कि ये सिमिलर होता है आपके साइटोप्लाज्म से। न्यूप्लाज्म सराउंड्स द क्रोमेटिन एंड न्यूक्लियस, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, तो न्यूप्लाज्म इन दोनों स्ट्रक्चर्स को भी सराउंड करता है, मतलब कवर करता है। It contains the dense fibril network of proteins called the nuclear matrix, ठीक है। न्यूक्लियर मैट्रिक्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है और वो किस चीज़ से बनी होती है, आपके प्रोटीन से, ठीक है। प्रोटीन्स के वहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उन फाइबर्स का एक नेटवर्क बना होता है वहाँ पे, ठीक है, कुछ इस टाइप का क्रिस क्रॉस ये बना होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हमने नाम दिया है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। The nuclear matrix form the structural framework for organizing chromatin fibers. जो हम बात कर रहे हैं अभी आगे हम पढ़ेंगे कि क्रोमेटिन क्या होता है। उस क्रोमेटिन को एक फ्रेमवर्क देने के लिए, जैसे आपके सेल को फ्रेमवर्क देने के लिए साइटोस्केलेटन प्रेजेंट था, सेम वे में आपके क्रोमेटिन थ्रेड्स को फ्रेमवर्क देने के लिए क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, न्यूक्लियोप्लाज्म। इज दिस क्लियर विद एवरीवन? सबको समझ आया यहाँ तक? किसी का कोई डाउट है? डाउट है तो बताओ, पूछो। डाउट है किसी का फर्स्ट ईयर? आगे चले। अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है प्लीज़ अभी बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूँगी, ऐसा नहीं है मैं रिपीट नहीं करूँगी। प्लीज़ कन्फ्यूजन में मत रहना। किसी को डाउट है? अभी भी मैं मैम वापस रिपीट कर दो एक बार। क्या रिपीट करना है तब? पोजीशन फिर से रिपीट करो, आप क्या बोल रहे हो, आपकी वॉइस नहीं आई। क्या रिपीट करना है, न्यूप्लाज्म रिपीट करना है या पूरा रिपीट करना है स्टार्टिंग से? बोलो फर्स्ट ईयर, पूरा रिपीट करना है, न्यूक्लियस से स्टार्ट करना है या न्यूप्लाज्म से आपको डाउट आया है?
न्यूक्लियस से कर दो। न्यूक्लियस से, ओके। चलो, तो न्यूक्लियस को करने के लिए वी विल गो विद द स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर की ही बात कर लेते हैं, वहाँ से ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। तो इफ़ वी गो टू द स्ट्रक्चर, चलो, ये न्यूक्लियस सबको दिखाई दे रहा है, दिस डार्क ब्लू स्ट्रक्चर, राइट, ये सबको दिखाई दे रहा है, यस मैम। ठीक है। इसके अंदर ये जो आउटलाइन है इसकी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि वो उसकी आउटलाइन है, इसलिए उसको मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो क्योंकि ये न्यूक्लियस को कवर कर रही है, तो डेट बिकम्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर ये हुआ आपके न्यूक्लियस में। दूसरा स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको ये प्रेजेंट दिखाई दे रहा होगा, इसी के अंदर एक स्मॉलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये है आपका न्यूक्लियोलस। क्लियर है? दिस इज़ योर न्यूक्लियोलस, दिस होल इज़ योर न्यूक्लियस, और उसकी जो आउटलाइन है डेट इज़ योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसके अंदर ये जो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, मतलब फ्लूइड टाइप दिखाई दे रहा है, दिस इज़ योर न्यूप्लाज्म, ठीक है। यहाँ सेल के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था ना, सेम वे आपका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर यहाँ पर प्रेजेंट है न्यूप्लाज्म। और इसमें अगर आपको ये डॉट डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है, ये छोटे छोटे डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे आपको यहाँ रेड कलर के, दीज डॉट्स आर योर क्रोमेटिन फाइबर्स। समझ आया? आपका ये पूरा यूनिट जो है इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है इसको हमने बोला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके अंदर ये स्मॉल सर्कुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, इस मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसके अंदर ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे टाइनी डॉट्स, अगर नहीं दिखाई दे रहे हैं तो दोज आर नॉट विजिबल। आपके जो क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं वो विजिबल नहीं होते हैं जब तक कि वहाँ पर सेल डिवीज़न नहीं हो रही है, ठीक है। तो इट्स ओके अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसी न्यूप्लाज्म के अंदर आपके क्रोमेटिन फाइबर्स भी होते हैं। ये स्ट्रक्चर समझ आ गया सबको इस डायग्राम से? यस मैम। ठीक है, चलो अब उसकी डिटेल एक बार देख लेते हैं, क्या वो डिटेलिंग हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन थी आपकी डबल लेयर्ड है एंड पोरस है। पोरस इज कि अगर ये आपकी लेयर है, ठीक है, तो इसके अंदर हर जगह पर आपको ओपनिंग्स मिलेंगी। दिस येलो कलर इज़ योर ओपनिंग्स, ठीक है। हर जगह पर यहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट है। जैसे आपने अगर किसी ने शावर देखा है, आई गेस सब ने ही देखा होगा शावर, अगर आपने देखा है तो शावर में आपकी ओपनिंग्स होती है ना, जहाँ से पानी निकलता है ना, सबने देखा है शावर, राइट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। कुछ उसी सिमिलर स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर समझ लो कि जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वहाँ पर उसी तरीके से ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। तो क्योंकि ये ओपनिंग्स प्रेजेंट है, ये ओपनिंग क्या आपको इम्पैक्ट देती है या क्या इफ़ेक्ट होता है इसका, कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर आपका जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट था, आपका जो न्यूप्लाज्म अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर है, वो बाहर वाले साइटोप्लाज्म के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। मतलब अगर उसको कुछ चीज़ चाहिए तो वो साइटोप्लाज्म से अपने अंदर ले सकता है थ्रू दिस पोरस स्ट्रक्चर। ये समझ आया सबको? पोरस का यहाँ पर क्या मतलब है? यस मैम। ठीक है, तो इसी का ये फंक्शन था यहाँ पे, डेट इट अलाउज द न्यूप्लाज्म टू कम्युनिकेट विद साइटोप्लाज्म। नेक्स्ट इज, ये हमने पार्ट पढ़ा था, डेट योर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कंटिन्यूस विद द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इफ़ वी से दैट दिस इज़ योर न्यूक्लियस, डायग्राम दिखाई दे रहा है, दिस इज़ योर न्यूक्लियस, दिस येलो पार्ट इज़ योर न्यूक्लियस, देन इसकी जो आउटर कवरिंग है जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही आपका क्या स्टार्ट हो जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कुछ इसी टाइप का होता है वो, ठीक है। तो उसी को वो बोल रहे हैं कि ये दोनों चीज़ें जो हैं आपकी ये कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस मतलब एक के बाद एक ये स्टार्ट हो रही है, कहीं ब्रेक नहीं है इनके बीच में। ब्रेक मीन्स अलग नहीं है, ये एक दूसरे से एक साथ है, कंटिन्यूस है एक दूसरे से। ये समझ आया पॉइंट? यहाँ तक क्लियर हो या अभी भी डाउट है तो क्लियर है मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। मूविंग ऑन, आ जाते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म पे। न्यूक्लियोप्लाज्म को आप साइटोप्लाज्म के जैसे ही समझ के चलो, ठीक है। जैसे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है आपके सेल के अंदर, वैसे न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट है आपके न्यूक्लियस के अंदर।
तो यहाँ पर हमने बोला कि जो आपका नियोप्लाज्म है वो विस्कस फ्लूइड है। विस्कस इज कि जो उसकी कंसिस्टेंसी है वो थिक है। कंसिस्टेंसी इज अभी जो हम एग्जांपल ले रहे थे, सबने गुलाब जामुन खाया है, सबने खाया ना गुलाब जामुन? यस मैम। कोई ऐसा तो नहीं है जिसने गुलाब जामुन नहीं खाया है? खाया नहीं है तो देखा तो हो गई, अगर जिसको पसंद नहीं है गुलाब जामुन, राइट? सबने देखा है गुलाब जामुन? यस मैम। ओके, तो जो गुलाब जामुन होता है उसके साथ आपको चाशनी मिलती है ना, वो शुगरी सिरप जो होता है उसके साथ चाशनी जिसको बोलते हैं। अगर आपने उसको कभी टच करके देखा हो तो वो थोड़ा सा थिक होता है एज़ कम्पेयर टू योर वाटर। देखा है? अगर आप वाटर को कंपेयर करो और एक तरफ उस चाशनी को कंपेयर करो तो योर चाशनी इज़ मोर थिकर, वो ज़्यादा थिक होती है टच करने में भी, और अगर आप उसको चम्मच से भी गिरा रहे हो तो इट इज़ मोर थिकर एज़ कम्पेयर टू योर वाटर। ये समझ आया? ये दोनों में डिफरेंस समझ आया कि वाटर की कंसिस्टेंसी कैसी होगी और शुगरी सिरप की कंसिस्टेंसी कैसी होगी? ये क्लियर हुआ? आइडिया लगा थोड़ा किस बारे में बात कर रहे हैं? फर्स्ट ईयर मैम और एक बार बता दो। क्या एक बार और रिपीट कर दूँ? हाँ मैम। रुको, फिर मैं किसी और चीज़ का एग्जांपल देती हूँ। मुझे कुछ ऐसा फूड स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा है ऑयल। सॉरी, क्या बोल रहा है? कोई बोल रहा है कुछ? ओके, सी अभी मुझे गुलाब जामुन वाला ही एग्जांपल याद आया है, तो लेट मी टेल यू दिस। जो आपका गुलाब जामुन प्रेजेंट होता है उसके साथ जो आपको चाशनी मिलती है, जिसको आप चाशनी बोलते हो, राइट, जिसके अंदर वो डिप होता है, अगर आप उस चाशनी को कंपेयर करो और पानी को कंपेयर करो तो पानी पतला होता है उसके आगे, ठीक है? आपकी चाशनी गाढ़ी होती है। समझ आया? चाशनी गाढ़ी होती है ना पानी से, ये तो देखा होगा, सबने खाया है गुलाब जामुन यार। यस मैम। अब समझ आया? अब समझ आया क्या मैं बात कर रही हूँ? तो वो जो हम बोल रहे हैं ना कि आपका जो शुगर सिरप है वो गाढ़ा है एज़ कम्पेयर टू वाटर, उसी को हम यहाँ पे टर्म दिए हैं विस्कस, तो वो विस्कस होता है। विस्कस मीन्स उसकी कंसिस्टेंसी थिक होती है। क्लियर हुआ? सांद्रता। अब मुझे हिंदी में उसका वर्ड नहीं पता है अभी, आई गेस मनोरम ने बोला है ये वर्ड। मनोरम आपने ही बोला है? युवराज। युवराज, युवराज, यस युवराज, थैंक यू हिंदी वर्ड बताने के लिए। जिसको नहीं समझ आ रहा था, दिस वाज द हिंदी वर्ड। एक बार और रिपीट कर दो युवराज, क्या वर्ड आप? सांद्रता अधिक होती है मैम उसकी। ठीक है, अब जिसको नहीं समझ आ रही थी मेरी बात, वो युवराज के वर्ड से मतलब समझ आ गया हम किसकी बात कर रहे हैं? समझ आया विस्कस का यहाँ पर फर्स्ट ईयर सबको? यस मैम। अब तो किसी को डाउट नहीं है इस वर्ड में? रिपीट कर दो मैम। क्या रिपीट करना है? फिर से रिपीट करना है ये? यस मैम। क्या समझ नहीं आ रहा मुझे ये बताओ। बताओ क्या समझ नहीं आया, जल्दी बोलो। किसका डाउट है ये? कौन पूछ रहा है ये डाउट रिपीट करने के लिए? एक बार अपना नाम बता दो। निकिता। निकिता, निकिता ही बोला है आपने? निकिता हाँ राइट? हाँ हाँ हाँ। सी निकिता कस्टर्ड खाया है, खीर खाई है, कुछ ऐसा खाया है जो पानी से गाढ़ा होता है? यस मैम। खाया है। उस गाढ़ेपन को ही हम बोलते हैं विस्कस, विस्कोसिटी, ठीक है? विस्कस या विस्कोसिटी। तो अगर कोई भी चीज़ पानी से गाढ़ी है तो वी से दैट दिस थिंग इज़ विस्कस, वो चीज़ उससे ज़्यादा विस्कस है या उसकी कंसिस्टेंसी उससे ज़्यादा थिक है, ठीक है? उसी के लिए हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं विस्कस। समझ आ गया? अब समझ आ गया? यस मैम। निकिता क्लियर है अब? पक्का? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो नियोप्लाज्म इज विस्कस, वो थिक है, वो ये कहना चाह रहा है बस, ठीक है? यहाँ पर बस इतना ही याद रखना है। इट इज़ सिमिलर टू साइटोप्लाज्म, ये मैं शुरू से ही बोल रही हूँ, तो इसको आप साइटोप्लाज्म के जैसा ही समझो।
न्यूप्लास्ट सराउंड करता है क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस को, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर न्यूक्लियस के अंदर ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, आपका क्रोमेटिन भी प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियोलस ही प्रेजेंट है, और उसी के अंदर न्यूप्लास्ट भी है, तो वो उन सबको भी कवर करेगा, जैसे आपका साइटोप्लास्ट बाकी सारे ऑर्गेनेल्स को कवर करता है, राइट। तो ये सेम चीज़ें यहाँ पर बोल रहे हैं। जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है वो आपका बनता है प्रोटीन से। न्यूक्लियस में सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपकी प्रोटीन से बनती है। तो इसी प्रोटीन के नेटवर्क को, जो ये प्रोटीन आपस में जुड़ा हुआ है, इसी के नेटवर्क को हम नाम देते हैं न्यूक्लियर मैट्रिक्स, राइट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में आपने मैट्रिक्स वर्ड पढ़ा था, सेम वर्ड यहाँ पर है न्यूक्लियर मैट्रिक्स। इसके अलावा जो आपका न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है, डेट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजिंग क्रोमेटिन। जब आपका सेल डिवीजन हो रहा होता है, वहाँ पे जो आपके क्रोमेटिन फाइबर्स हैं, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस इज वो आपस में जुड़ के क्रोमोसोम बनाते हैं। सबने सुना है ना ये टर्म, तो क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम्स बनते हैं, राइट। तो ये जो क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम्स बनते हैं, उसके लिए, उसको एक फ्रेमवर्क देने के लिए, उसको एक ढांचा देने के लिए क्या वर्क करता है आपका न्यूक्लियर मैट्रिक्स। क्लियर हुआ इतना सबको? अभी तो डाउट नहीं है इसमें, या अभी भी डाउट है तो बता दो। ये सबको क्लियर है फर्स्ट ईयर? चलो मूविंग ऑन, वी कम टू क्रोमेटिन। क्रोमेटिन के ऊपर ही आ गए। ये लास्ट स्ट्रक्चर पढ़ा था जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। क्रोमेटिन इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट मेड अप ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट आपकी डीएनए होती है। डीएनए को बढ़ाते बढ़ाते वी मेक द क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, जैसे आपकी ऑर्गेनिज्म है, हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कवर किया था, ये आपकी ह्यूमन बॉडी है। और अगर हम ह्यूमन बॉडी के सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर पे जाएं तो वो सेल होता है। सेम वे क्रोमेटिन जो आपके फाइबर्स प्रेजेंट है, धागे जैसे होते हैं, बहुत ही पतला होता है क्रोमेटिन। ये आपको नेकेड आई से, अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे भी इसको देखो तो ये नहीं दिखाई देगा जब तक कि उस सेल के अंदर डिवीजन ना हो रही हो। ठीक है, तो दीज आर वेरी थिन। और ये जो आपके क्रोमेटिन फाइबर्स होते हैं, इनकी सबसे छोटी यूनिट होती है डीएनए। ये डीएनए से ही बनते हैं। The DNA molecules are compactly packed with the help of specialized protein called the histone. DNA histone complex, I don't know आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। जो आपके DNA के molecules हैं, ठीक है, ये आपस में बिल्कुल चिपक के इकट्ठा होते हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल चिपक के इकट्ठा या कॉम्पैक्ट वर्ड जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसका मतलब यही है कि उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, वो आपस में बिल्कुल जुड़े हुए होते हैं। और वो किस प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं? हिस्टोन। उस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन, जिसकी वजह से जो आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में काफ़ी ज़्यादा चिपक कर रहते हैं। हाँ जी, बोलो बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम था? ओके, तो क्योंकि आपका जो क्रोमेटिन है वो डीएनए से बना है, राइट, और जो आपके डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में चिपके हुए हैं किस चीज़ की वजह से? हिस्टोन की वजह से। तो इसीलिए हम क्रोमेटिन को दूसरा नाम क्या देते हैं? डीएनए हिस्टोन कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों चीज़ से ही मिलकर बना है। समझ आया? ये पॉइंट समझ आया सबको फर्स्ट ईयर? यस मैम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इट फॉर्म्स द मेजर बल्क ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल। बल्क मीन्स कि जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में आपका क्रोमेटिन ही होता है वहाँ पर प्रेजेंट। ठीक है, उसी को बोला है यहाँ पर दैट इट इज़ अ मेजर बल्क। फिर यहाँ पे हम डीएनए की बात करते हैं कि व्हाट इज़ डीएनए, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। डीएनए इज़ अ डबल हेलिक्स which wraps around a central core of 8 histone molecules to form the fundamental packing unit of chromatin called the nucleosome. जो आपका डीएनए है वो ऐसे डबल हेलिक्स में होता है। सबने स्ट्रक्चर देखा है ना डीएनए का? ऐसा ही होता है कुछ डीएनए। ठीक है, यस मैम। तो ये जो डीएनए बना होता है, इसके अंदर आपके हिस्टोन्स के 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मीन्स फॉर एग्जाम्पल देखिए, ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, 8 ऐसे 8 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं के चारों तरफ क्या होता है? आपका जो डीएनए है वो रैप होता है, मतलब वो उससे बंधा हुआ होता है।
ठीक है, अभी डीएनए को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ये हम तब वहाँ पर और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्रोमेटिन क्योंकि डीएनए से बना है और डीएनए के साथ वहाँ पे हिस्टोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इस पूरे यूनिट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। ठीक है, दिस इज योर न्यू टर्म, न्यूक्लियोसोम। सॉरी, ये समझ आया सबको? Yes, ma'am. Okay, so your nucleosomes are packed together tightly with the help of histone molecules to form the chromatin fiber. तो यही जो आपके न्यूक्लियोसोम बन गए हैं, जो क्या है आपका डीएनए और हिस्टोन से मिलकर बना है। आई एम सॉरी, थोड़ा सा कफ आ रहा है, आई डोंट नो क्यों। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे न्यूक्लियोसोम्स की। ये किससे बनता है? आपका डीएनए एंड हिस्टोन मॉलिक्यूल से। ठीक है, अब यही न्यूक्लियोसोम्स जब आपस में कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं, जो हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि आपके जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है कॉम्पैक्टली पैक्ड हो जाते हैं हिस्टोन्स के साथ, तो वो मिलकर क्या बना देते हैं? आपका क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, ये क्रोमेटिन फाइबर के स्ट्रक्चर की ही डिटेलिंग दी हुई है यहाँ पर। क्लियर? इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और लास्ट पॉइंट है, जस्ट बिफोर द सेल डिवीजन योर क्रोमेटिन कंडेंसेस टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। आपका जो क्रोमेटिन है, वो जो फाइबर्स अभी यहाँ पे लूजली प्रेजेंट है आपके न्यूक्लियोप्लाज्म में, वो सारे आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? आपका क्रोमोसोम। लेकिन ये क्रोमोसोम सिर्फ तभी बनता है जब वहाँ पर सेल डिवीजन शुरू होने वाली होती है। ठीक है, ये सबने पढ़ा होगा ना, माइटोसिस मियोसिस, कैसे आपका सेल जो है वो डिवाइड होता है आपस में फर्दर। Yes, ma'am. ठीक है, तो वहीं पर ये क्रोमोसोम बनाता है। प्लीज़, इतना याद हो गया सबको? इतना याद हो गया? Yes, ma'am. ठीक है, अभी की क्लास में यहीं पर कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है, यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्रोमोसोम्स, और उसके आगे हम जीन्स वगैरह को भी डिस्कवर करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन अपने पास रखो। आज की क्लास में अभी तक किसी को कोई डाउट है? फर्स्ट ईयर? No, ma'am. No, ma'am. ओके, अच्छा, बी रेडी, आई विल टेक अ सरप्राइज क्विज। जो भी अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा है उसके बारे में क्लियर है, और जो आंसर नहीं करेगा आई वोंट गिव अटेंडेंस, उसको अटेंडेंस नहीं मिलेगी। ठीक है फर्स्ट ईयर, ऐसे तो आप पढ़ नहीं रहे हो, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ पढ़ रहे हो, पढ़ो पढ़ो, पर आप पढ़ नहीं रहे हो। तो नेक्स्ट टाइम आई विल हैव अ सरप्राइज क्विज। किसी भी दिन आपसे मैं एक क्विज अरेंज करवा दूँगी किसी भी क्लास में, एंड देन यू हैव टू आंसर। जो आंसर नहीं करेगा प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड असाइनमेंट्स के लिए, प्लस अटेंडेंस नहीं मिलेगी उसके लिए। ठीक है फर्स्ट ईयर, सब आ गई ये चीज़? Yes, ma'am. ठीक है, हाँ जी रेनू, कुछ आप ये PDF रेनू आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ये जो PDF है वो पीपीटी की बात कर रहे हो आप? हाँ। रेनू, आपके साइड से थोड़ा सा वॉइस डिस्टर्बेंस आ रहा है। एक काम करो, अभी क्लास के बाद आप मुझे कॉल कर लो। जिस नंबर से लिंक आया है वो मेरा ही नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हो उस नंबर पर। ठीक है, चलो बाकी के लिए अभी ओके मैम। पर ये क्लास ख़त्म कर रही हूँ मैं। प्लीज़ रिवाइज जो भी आपको अभी तक मैंने पढ़ाया है। क्विज़ के लिए तैयार रहना, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। और जो आंसर नहीं करेगा अटेंडेंस तो जाएगी जाएगी। आई विल बी गिविंग यू एडिशनल असाइनमेंट्स, मतलब जो क्लास में मिलते हैं वो तो असाइनमेंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, उसके साथ मैं एडिशनल असाइनमेंट्स भी दूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ रिवाइज, स्टार्ट रिवाइजिंग। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय फर्स्ट ईयर। बाय मैम। Okay, ma'am.
मैम हाँ जी रेनू बोलो।